ओके, तो अभी हम लोग जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन चैप्टर बाय चैप्टर जो है मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ आपको। पहला जो है इंट्रोडक्शन यानी परिचय। आप ऑर्गनायझेशन बिहेव मतलब संघटन व्यवहार करू शकतं का? कोकाटे, संघटना व्यवहार करतात का? आपल्याला वाटतं का की संघटना व्यवहार करतात? अभी पुणे डीसीसी बैंक व्यवहार करतात। व्यवहार म्हणजे वो अपना वर्तणूक होता है क्या उसका भी? यस रेशमा, आपल्याला वाटतं का? है क्या? यस है। क्या है संगठन व्यवहार, क्या है वो आज हम देखेंगे। पहला चैप्टर में अभी आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी। वो भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल। चैप्टर 1 जो है फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। अभी थोड़ा सा कुछ व्याख्यान या क्या बोलते हैं डेफिनेशन हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यानी संगठन व्यवहार क्या है? संगठन व्यवहार एक फील्ड ऑफ स्टडी है, एक एक अभ्यास ये है। इसमें क्या होता है कि अर्थ मतलब अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग, अल्टीमेटली इंप्रूविंग द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है कि एक अभ्यास है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, संगठन व्यवहार क्या है, एक अभ्यास है। यहाँ पे क्या हम लोग अभ्यास करेंगे कि समझना, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना और एक्सप्लेन करना, किस लिए? फॉर इम्प्रूविंग द एटीट्यूड यानी देखने का जो दृष्टिकोण है उसको इम्प्रूव करना है। और लोगों का जो व्यवहार है, बिहेवियर मतलब व्यवहार जो है, लोग या ग्रुप का व्यवहार को क्या है एक्सप्लेन करना और अंडरस्टैंडिंग करना जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम लोग क्या करते हैं, लोग या मतलब एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति और साथ में ग्रुप में वो उनका जो व्यवहार कैसे होता है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करना है। और साथ में एक्सप्लेनेशन और इम्प्रूविंग मतलब उसका इम्प्रूवमेंट होना है। अभी हम देखेंगे कि स्टेफन आर रॉबिन्स करके इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में व्याख्यान किया है। क्या बोल रहे हैं ये इन्होंने? रॉबिन्स क्या बोलता है, स्टेफन रॉबिन्स? वो बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मतलब क्या है, एक फील्ड ऑफ स्टडी है। एक फील्ड ऑफ स्टडी है मतलब फील्ड मतलब एक अभ्यास करने ये है। इसमें क्या होता है उनके हिसाब से, रॉबिन्स के हिसाब से, इट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल। क्या करता है? इन्वेस्टिगेट्स। इन्वेस्टिगेट्स मराठी मध्ये काय बोलते हैं हमें? इन्वेस्टिगेट्स मराठी में क्या होता है बताइए? इन्वेस्टिगेट्स का मीनिंग मराठी में क्या होता है? चौकशी। चौकशी है ना? चौकशी, काय चौकशी करायचं? सबको ये दिख रहा है आपका स्लाइड दिख रहा है? नहीं है, ओके, 1 मिनट, 1 मिनट। से स्टेफन रॉबिन्स का क्या कहना है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मतलब एक फील्ड ऑफ स्टडी है। यहाँ पे क्या होगा, एक चौकशी या इन्वेस्टिगेशन करना है। क्या इन्वेस्टिगेशन करता है कि व्यक्ति वैयक्तिक रूप से, ग्रुप में उसका बिहेवियर कैसा रहता है। और साथ में साथ में क्या है, ये जो बिहेवियर है इसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, नॉलेज और जो यानी ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज का या उसका ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस यानी प्रभावित को इम्प्रूव करने के लिए क्या है इसको हम उपयोग कर सकते हैं। ये कौन बोला है? स्टेफन और रॉबिन्स। स्टेफन और रॉबिन्स क्या बोल रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट
that individuals, groups and structure have on behavior within organization for the purpose of applying such knowledge toward improving an organizational effectiveness. ये जो है स्टेफन रॉबिन्स बोलते हैं। अभी ओबी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बिहेवियर क्या है, एक फील्ड ऑफ स्टडी है। क्या है यहाँ पे, क्या फील्ड ऑफ स्टडी है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोगों का कैसे, लोग मतलब व्यक्ति का कैसे बिहेवियर है, व्यक्ति का परफॉर्मेंस कैसा है इन ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में इट ऑल्सो अप्लाइज द नॉलेज गेन्ड अबाउट द इंडिविजुअल। मतलब यह क्या है, जब आप काम करते हो ग्रुप में या वैयक्तिक रूप से, वहां पे क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर जो है कैसे रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बिहेवियर को देते हुए ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मोर इफेक्टिवली काम कर सकता है। अभी अपना टारगेट है, टारगेट को पूरा करने के लिए अभी हमारा क्या है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, तो ह्यूमन रिसोर्स सभी तो सेम नहीं रहेंगे। यहाँ पे क्या है, ग्रुप का बिहेवियर अलग रहता है और साथ में इंडिविजुअल का बिहेवियर भी अलग रहता है। तो यहाँ ये बिहेवियर जो है, इस बिहेवियर का स्टडी करना, और ये जो बिहेवियर को स्टडी करते हुए क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन लोगों को लेके उनका बिहेवियर को स्टडी करके क्या है, ज्यादा इफेक्टिव रूप से काम कर सकते हैं। ओके, मेरा एक यहाँ पे आप सबसे क्वेश्चन है। ओके, ध्यान से सुनिए, मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे। आप रास्ते पे जा रहे हो, ओके, ग्रुप में, मतलब आप एक रोड पे जा रहे हो, वहां आपने देखा कुछ लोग कुत्ते को पत्थर मार रहे हैं। ओके, कुत्ते को पत्थर मार रहे हैं, तो उस वक्त क्या करेंगे आप, बहुत सारा लोग कुत्ते को पत्थर मार रहे हैं, क्या करेंगे आप, कोगाटे काय करू शकता तुम्ही, आप क्या करोगे, दराड़े, आप भी पत्थर मारोगे क्या, कैसे रहोगे आप, पाइउड़े क्या, मतलब आप जा रहे हो रास्ते पे, ओके, आप रास्ते पे जा रहे हो, कुछ लोग, बहुत सारा लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, कुत्ते के ऊपर, डॉग के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, आप क्या करोगे, आपण त्यांना सांगणार की बाबा त्याला दगडी वगैरे काय मारू नहीं, नका। वो सांगणार वगैरह बाद में, पहला आप देखा कि सबने कुत्ते को क्या कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, तो क्या करोगे, इमीडिएटली आपका जो एक्शन क्या रहेगा, उसको बचाने की कोशिश करेंगे। ओके, उसको बताने का कोशिश करेंगे, बट वो सुन नहीं रहे, तो क्या करोगे, यहाँ पे कितने लोग हैं बिना सोच के पत्थर लेके कुत्ते को मारोगे, आप गलत है करके नहीं बोल रही हो, सी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बिहेवियर का, व्यक्ति का वर्तनों का, ग्रुप बिहेवियर एंड इंडिविजुअल बिहेवियर, मतलब व्यक्ति का वैयक्तिक बिहेवियर। अभी संध्या ने बोले ना, हम उनको या पाईगुड़ा ने बोला हम उनको समझाएंगे क्या है, आप मत मारो करके, ठीक है, ये आपका वैयक्तिक हो गया। जब आप ग्रुप में, वहां पे आपने क्या, बहुत सारे लोग मार रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, तो पाईगुड़े, हा मॅडम, आपण त्यांना सांगणार की बाबा नाही का मारू नका, एक मुका प्राणी आहे तो, असं। ओके ओके, तो पिसळला असेल तर, हाँ बोला अमोल, तो कुत्रा पिसळला असेल तर ते मारावं लागेल ना। क्या है सिचुएशन, किस सिचुएशन में है, तो आप क्या करोगे, यूजुअली देखिए ग्रुप बिहेवियर एंड इंडिविजुअल बिहेवियर, आप अगर ग्रुप में उसको कुछ हो गया है, किसी ने मार दिया है, तो उसको जो हो गया वो हम संवारने की कोशिश करेंगे। अगर उसको कुछ दुखापत हो गई होगी तो उसके ऊपर मलहम लगाएंगे। किसको मलहम लगाएंगे, कुत्ते को, कुत्ते को ही लगाएंगे, तो लगाएंगे आपके, सुनिए वो कुत्ता आपको छोड़ेगा उधर, आप जाके मलहम लगाने तक, अरे संध्या ये मलहम लगा रही है, हम आराम से बैठ के अच्छा बच्चा बन के उसको मलहम लगाएंगे, ऐसा रहेगा क्या,
नहीं तो जो मतलब डॉग्स को संभालते हैं ना, उनको फोन कॉल करके बुला लेंगे, ऐसे ऐसा हुआ है, देख लो। ओके, ऐसे ऐसे आप बुलाएंगे। देखिए, हाँ। सॉल्यूशन डिफरेंट है। मेरा क्या है, बिहेवियर, मतलब जैसे आप देखेंगे, आपने देखा होगा बहुत सारा, देखिए इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर में कैसा होता है, ग्रुप में ज्यादा लोग कैसे बिहेव करते हैं वैसे हम करते हैं ना। हाँ, अभी हाँ, मंडू का कहानी, शीप मंडू का कहानी पता है ना आपको। एक जो गोट छलांग मारता है तो दूसरा भी ऐसे ऐसे मारते रहते हैं ना बिहेवियर में, वो सोचता नहीं है। वैसे भी मनुष्य का भी बिहेवियर है। एक व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है तो उसी को हम फॉलो करते हैं ना, हम सोचते ही नहीं है। यही स्टडी करना है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, व्यक्ति का वैयक्तिक रूप में वो कैसे है और ग्रुप में कैसा है, वो यही स्टडी हम ये अपना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में करते हैं। और ये स्टडी करने के बाद हम, इसका क्या फायदा हो सकता है, इसका फायदा ऐसा है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति और इंडिविजुअल बिहेवियर को समझ के अपना जो संगठन है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, और अच्छी तरह काम करने के लिए, वर्क मोर इफेक्टिवली काम करने के लिए यहाँ पे हम लोग कोशिश कर सकते हैं। अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ वो भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या इतिहास है, आप सभी ने जो भी मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, एमबीए वगैरह आपने पढ़ाया, आप लोगों के है ना अभी, तो आपने ये फेडरिक विल्सन टेलर के बारे में आपने देखा, मतलब आपने पढ़ा होगा। पहला जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, और साथ में यहाँ पे फेडरिक टेलर का जो है, ये पहला व्यक्ति है। इसका कालावधि थे 1856 टू 1915। इन्होंने क्या किया, ह्यूमन बिहेवियर, मतलब व्यक्ति का जो वर्तणूक जब काम, यानी एट वर्क प्लेस जो है, व्यक्ति का वर्तणूक एट वर्क प्लेस में ह्यूमन बिहेवियर को एक सिस्टमैटिक अप्रोच करके इन्होंने स्टडी किया। टेलर का स्टडी कैसा होगा, मानव का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सामाजिक एनवायरनमेंट क्या है, टास्क क्या दिया है, फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, कैपेसिटी क्या है, स्पीड है, ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड देयर इंटरैक्शन, मतलब क्या कॉस्ट हो सकता है, और आपस में कैसे इंटरैक्शन, जो भी काम करने वाले हैं उसके बीच में कैसे इंटरैक्शन हो रहा है, इसको इन्होंने क्या किया, एक सिस्टमैटिक अप्रोच के कारण एक व्यवस्थित पद्धति पे उन्होंने किया है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव वाज टू रिड्यूस एंड रिमूव द ह्यूमन वेरिएबिलिटी। ह्यूमन मतलब व्यक्ति का काम करने में जो अलग अलग टाइप है उसको रिड्यूस करना इनका काम था। और ट्रेलर ने क्या किया था, इसका मेन जो अचीवमेंट या मेन जो गोल क्या था, वर्क बिहेवियर, मतलब काम करने के वक्त उनका बिहेवियर क्या है, क्या बिहेवियर स्टेबल है, या बिहेवियर को जो है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आउटपुट कैसे ला सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट कैसे ला सकते हैं। तो ये इनका स्टडी था। और उन्होंने ये भी किया कि अगर व्यक्ति को मॉनेटरी बेनिफिट या इंसेंटिव मिलेगा तो क्या व्यक्ति पैसे के लिए क्या करेगा, और भी अच्छा काम कर सकता है क्या। देखिए, अगर व्यक्ति को मतलब हमें एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं काम करूंगी तो अदर देन मेरा सैलरी मुझे कुछ इंसेंटिव मिलता है या मेरा इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी होता है, तो मैं क्या करूंगी, वहां पे ऑटोमेटिकली अच्छा काम करने का कोशिश करूंगी और ज्यादा से ज्यादा पैसे का जो है बारे में सोचूंगी। ये है ना मॉनेटरी बेनिफिट। देखिए, मॉनेटरी बेनिफिट केवल सबके लिए सेम नहीं रहेगा, बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फेडरिक टेलर ने एक सिस्टमैटिक अप्रोच या बिहेवियर जो है उन्होंने किया कि व्यक्ति को अगर इंसेंटिव मिलेगा या मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा तो क्या काम कर सकता है। और फेडरिक टेलर का जो भी सोच था, इसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला, टीकाकरण हुआ है कि ऐसा नहीं है कि मतलब मनुष्य एक मशीन नहीं है। उन्होंने बोला कि मनुष्य एक मशीन नहीं है, कि वो पैसे के लिए काम करेंगे, ऐसा भी नहीं है। और साथ में मॉडर्न मैनेजमेंट, देखिए ये फेडरिक टेलर का जो प्रिंसिपल्स है मॉडर्न मैनेजमेंट स्टडी का, एक ये हो गया।
अभी मैक्स वेबर 1922 में उन्होंने भी क्या किया, बहुत अच्छा स्टडी किया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर। इनका स्टडी के फोकस क्या था, इंटरेक्शन बिटवीन द वर्कर एंड टास्क मतलब जो काम दिया गया है और कामगार जो है इनके बीच में क्या होता है, और इनका बहुत सारा रिसर्च स्टडी हो गया है। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, वर्क मोर मतलब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक ईच वर्कर मोर एफिशिएंट, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थियरी यहाँ पे उन्होंने ये किया, मोस्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर वर्कर एंड मैनेजर्स करके बोला। 1931 में जो एल्टन मियो ने क्या किया, एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल जो है हॉथरन स्टडीज करके उन्होंने किया। हॉथरन स्टडीज में क्या किया है, हॉथरन स्टडी जो है मतलब एक इलेक्ट्रिक कंपनी था, यानी जोड़ने का कंपनी था, उसमें कुछ व्यक्तियों को, ये देखिए हॉथरन स्टडी अगर आप यूट्यूब में भी डालोगे तो आपको मिल जाएगा एल्टन मेयो का। उन्होंने क्या किया, जो कंपनी में काम करने वाला वर्कर को दो भाग में ये कर दिया, डिवाइड किया, और कुछ लोगों को बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सब करके उनको का काम करने के लिए दिया, और एक ग्रुप को क्या किया उन्होंने, कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, आपस में बात करके वो क्या है वो काम कर सकते हैं। तो ये जो है इस जो स्टडी में पाया गया है, क्या पाया गया है कि विदाउट एनी रूल, मतलब ज्यादा यानी स्ट्रिक्ट रूल से रेगुलेशंस के बिना ह्यूमन रिलेशंस में जो काम हुआ है बहुत अच्छी तरह काम हो सकता है। तो ह्यूमन रिलेशंस का यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क प्लेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट किया इन्होंने। और इसमें सोशल फैक्टर यानी सामाजिक जो स्थिति है, सामाजिक का जो है व्यक्ति का मतलब और वर्कर के ऊपर क्या है प्रभाव पड़ता है करके इन्होंने ये किया। अभी मैनेजरस रोल, मैनेजमेंट का रोल क्या है, मैनेजमेंट का रोल के बारे में यहाँ पे देखिए, मैनेजमेंट का रोल में एक और है प्रोफेसर हेनरी मिल्सबर्ग करके, इन्होंने सम कॉमन रोल किया है। जैसे अभी कैटेगरी क्या है, रोल क्या है, एक्टिविटी क्या है, एग्जाम्पल क्या है। अभी देखिए कैटेगरी है इंफॉर्मेशनल, मतलब क्या है माहिती देना। अभी मैनेजर्स का रोल क्या है, माहिती देने में 3 रोल हो सकता है, एक है मॉनिटरिंग रोल, डिसेमिनेटर रोल एंड स्पोक पर्सन रोल, ऐसा आ जाएगा। यानी अभी आप मैनेजर है, ओके, तो मैनेजर का यहाँ पे कैटेगरी में इंफॉर्मेशनल मतलब आपको माहिती देना है, तो एज अ मैनेजर आपका रोल क्या है, पात्र क्या हो सकता है, एक मॉनिटर करना, डिसेमिनेटर करना और स्पोक्स पर्सन करके। ये मैं हेनरी मिडबर्ग का जो भी बोला है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। एक्टिविटी क्या है, मॉनिटर का एक्टिविटी क्या हो सकता है कि वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन यानी काम के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हो आप लेते हो। तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे पीरियोडिकल है, रिपोर्ट है, सेमिनार अटेंड करना है, रिपोर्ट स्कैन करना है, ट्रेनिंग अटेंड करना है और मेंटेन द पर्सनल कांटेक्ट, ये सभी जो है यहाँ पे आ जाएगा। डिसेमिनेटर मतलब क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उस इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हो, दूसरे को आप दे रहे हो, दैट इज अ डिसेमिनेटर। तो डिसेमिनेटर में क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप कम्युनिकेट करेंगे। तो इसके लिए क्या एग्जाम्पल है, आप रिपोर्ट भेजोगे, मेमोज दे दोगे, स्टाफ को, सबऑर्डिनेट स्टाफ को डिसीजन में आप ये करोगे, तो ये सभी जो चीजें हैं डिसेमिनेटर में आएगा। स्पोक पर्सन्स मतलब क्या होगा कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का बारे में लोगों को बोलना है। तो इसमें लिए जो भी इंफॉर्मेशन आता है तो आउटसाइडर यानी आपका जो कस्टमर रहेगा या जो जनरल पब्लिक रहेगा उसके बारे में आप लोगों को बोलेंगे। तो ये एक्टिविटी हो गया। इसमें क्या हो सकता है, यूजुअली एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो रिपोर्ट्स है, मटेरियल है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, रिपोर्ट एंड प्रोग्रेस। अभी अपना पेपर में क्या करोगे, अपना बैंक के बारे में पब्लिसिटी दोगे कि हमारा बैंक अच्छा काम किया है, ये सभी जो चीजें इंफॉर्मेशन में आएगा। सेकेंड जो रोल है इंटरपर्सनल रोल, मैनेजर का एक है इंफॉर्मेशनल रोल, दूसरा जो है
इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल में क्या क्या आएगा, 3 आपको करना है एक्टिविटी। एक है फिगर हेड, लीडर एंड लाइजन। फिगर हेड में क्या होगा, आप सोशल एंड लीगल ड्यूटी, यानी एक सिंबॉलिक लीडर होते हुए आप क्या करोगे, ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, यहाँ पे मैनेजर का रोल के बारे में बात कर रही हूँ। सोशल एंड लीगल जो भी ड्यूटी है, यानी सामाजिक और कानूनात्मक जो भी ड्यूटी है एज अ लीडर आपको करना है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई विजिटर आता है तो उसको नमस्ते बोलना, ग्रीटिंग करना, देन लीगल डॉक्यूमेंट साइन करोगे। अगर आप एज अ मतलब अभी आप ब्रांच मैनेजर है, बाहर में जाके आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, मीटिंग होस्ट कर रहे हो, ये सब फिगर हेड में आएगा। लीडर का रोल कैसे रहेगा, डायरेक्ट एंड मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स एंड सेलेक्ट एंड ट्रेन द पीपल। मतलब क्या है, आप अपना सबऑर्डिनेट स्टाफ को क्या करोगे, डायरेक्शन दोगे, मोटिवेशन प्रेरणा दोगे और स्टाफ को ट्रेनिंग भी देंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा इंटरेक्शन विद द सबऑर्डिनेट, यानी आपका जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है उसको साथ आप ज्यादा इंटरेक्शन करोगे। नेक्स्ट क्या रोल है आपका इंटरपर्सनल में, लाइजनिंग करना। लाइजनिंग में क्या होगा कि कांटेक्ट, मतलब आप अलग अलग, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आप है थाना डीसीसी बैंक से, तो थाना डीसीसी बैंक का साथ और भी डिपार्टमेंट के साथ आपको क्या है कांटेक्ट में रखना पड़ता है, तो लाइजनिंग रोल यहाँ पे आता है। तो एक ब्रांच मैनेजर होते हुए आपको क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ साथ में अलग अलग लोगों के साथ कांटेक्ट मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आप ए ब्रांच में आप ब्रांच मैनेजर है, तो ए ब्रांच में ब्रांच मैनेजर होने के कारण आपको लाइजनिंग कैसे करोगे, सराउंडिंग एरिया में स्कूल्स है, कॉलेजेस है या कुछ ऑफिसर्स है, उनको मिलके आप डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कलेक्ट कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, लोनिंग किसको चाहिए, लोन का जो, ये सबके लिए क्या है आपको लाइजनिंग रोल है, तो उसके लिए कांटेक्ट रखना जरूरी पड़ता है। तो एग्जांपल्स क्या है इसके लिए, बिजनेस करस्पॉन्डेंस है, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका बारे में आप करस्पॉन्डेंट करोगे। अगर कुछ वहां पे मीटिंग हो रहा है, जैसे जिला लेवल पे आपका या तालुका लेवल पे आपका मीटिंग हो रहा है, तो वहां पे रिप्रेजेंटेशन करोगे। डिवीजन या आप ऑर्गेनाइज करोगे मीटिंग का भी, आप डिवीजन वाइज ऑर्गेनाइज करेंगे। और एक रोल है डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल में एज एन इंडिविजुअल, यानी एक ब्रांच मैनेजर होते हुए, एक मैनेजर होते हुए आपका क्या रोल हो सकता है, एक एंटरप्रेन्योर रोल, डिस्टर्बेंस रोल, रिसोर्स अलोकेटर रोल और नेगोशिएटर रोल, ऐसा 4 रोल आपको निभाना पड़ता है। अभी एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होगा, एक उद्योजकता का रोल क्या है, न्यू आइडिया, मेरा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर आगे चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नया आइडिया जो है यहाँ पे होना चाहिए ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूवमेंट हो सके। तो उसके लिए क्या करोगे आप, इनोवेशन प्लान, यानी अपना ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर के लिए नया नया या प्लान जो है आप यहाँ पे ये करोगे। और डिस्टरबेंस का जो क्या है, डिस्टरबेंस में क्या होगा, डिस्प्यूट अगर हो सकता है, डिस्टरबेंस में क्या होगा, अगर वहां पे आप जब काम कर रहे हो बहुत सारा डिस्प्यूट आ सकता है, बहुत सारा मतलब जो भी प्रॉब्लम आएगा तो उस वक्त क्या होगा, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट किस किस के सामने हो सकता है, जैसे कस्टमर के या अपना सबऑर्डिनेट के साथ, स्टाफ के साथ होगा, या कुछ क्राइसिस हो रहा है तो उसके वक्त आप क्या हैंडल करोगे। तो इसके लिए क्या है, कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करोगे, मतलब बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड जो भी है। और कुछ धोरणा जो है, अल्टरनेटिव मतलब और भी तरीका क्या हो सकता है, जो भी क्राइसिस हो रहा है उस सिचुएशन को मतलब उससे उठ के आने के लिए हमें क्या करना है वो यहाँ पे होगा। देन और एक रोल है रिसोर्स अलोकेटर। रिसोर्स अलोकेटर मतलब जो भी आपके पास जो भी संपत्ति है उसको डिसाइड आप करोगे कि कहाँ कहाँ इसको ये करना है। इसके लिए आपका क्या होगा, क्या क्या करोगे आप, एक है प्लान, ड्राफ्ट प्लान को अप्रूव करेंगे, शेड्यूल बनाओगे, बजट बनाओगे, और ये सबके साथ कौन सा चीज पहला होना चाहिए, प्रायोरिटी, सेट द प्रायोरिटी होगा। और एक चौथा रोल है नेगोशिएटर। नेगोशिएटर में क्या होगा,
बिजनेस या आपका जो है नेगोशिएशन आप करोगे बिजनेस के बारे में या जो भी है आप करोगे। इसके लिए नेगोशिएशन में आप भागीदार रहेंगे, टीम में काम करोगे, डिपार्टमेंट में काम करोगे और ऑर्गेनाइजेशन में आप एक मेंबर होके काम करोगे। ये है अपना जो है, अभी तक हमने क्या बात किया है, अभी तक जो है 3 रोल, एक है फर्स्ट रोल है, ये कौन बोला, प्रोफेसर हेनरी मिन्सबर्ग का जो है एक मैनेजर का जो रोल, कॉमन रोल क्या है वो बताया। उसमें कौन सा है, पहला जो है इंफॉर्मेशनल रोल, इंफॉर्मेशन कैटेगरी, इंफॉर्मेशन में क्या होगा, एज अ मैनेजर आप क्या करोगे, मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन करके काम करोगे। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, इंटरपर्सनल रोल आप निभाओगे। इंटरपर्सनल में क्या है, फिगर हेड, लीडर एंड लाइजनिंग का करोगे। डिसीजनल में क्या करोगे, एंटरप्रेन्योर करके काम करोगे। डिस्टर्बेंस रहेगा तो उसमें आपका रोल है रिसोर्स एलोकेटर का रोल है एंड नेगोशिएटर का रोल अलग है। अभी हम बात करेंगे मैनेजर का स्किल। देखिए ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो स्टडी हम करते हैं, यूजुअली इसका उपयोग जैसे आप हायर, मतलब जैसे क्लरिकल से एक मैनेजर या आप ऑफिसर बनोगे, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए आपको ये सभी चीजें याद रखना है। अभी मैनेजर का स्किल, एक मैनेजर है तो मैनेजर को कौन कौन सा स्किल, कौशल्य होना चाहिए। डेनियल कार्ड्स करके उन्होंने क्या किया है, 3 मैनेजरल स्किल होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, जो भी मैनेजर है उस मैनेजर को यहाँ पे 3 स्किल होना चाहिए। कौन कौन सा 3 स्किल है, एक है कंसेप्चुअल स्किल, दूसरा जो है ह्यूमन रिलेशन स्किल, तीसरा जो है टेक्निकल स्किल। कंसेप्चुअल स्किल क्या है, मेन जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका एक बैंक है पूना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तो यहाँ पे जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य से ये बना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक आपको सोचना पड़ेगा। क्रिएटिव एंड इनिशिएटिव स्किल यहाँ पे होना चाहिए। क्रिएटिव एंड इनिशिएटिव स्किल अगर रहेगा तो क्या होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है, ऑब्जेक्टिव है, और उस सिचुएशन को आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। यूजुअली कंसेप्चुअल स्किल किसको होता है, ये स्किल किसको चाहिए, ये जो स्किल है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब आपका जो एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर है ना, इनको कॉन्सेप्चुअल स्किल की जरूरत पड़ता है। क्योंकि वो क्या करते हैं, क्यों उनको कॉन्सेप्चुअल स्किल की जरूरत है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए प्लानिंग, अभी आपको टारगेट दिया जाता है, क्या टारगेट दिया जाता है, इस साल में एवरी क्वार्टरली इतना डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करना है ब्रांच वाइज, इस साल में एवरी जो भी ब्रांच है क्या करना है, अपना लोन डिस्ट्रीब्यूशन, रिकवरी, ये सभी है ना, ये प्लानिंग में आता है। और साथ में उसका ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इनको लगता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को कंसेप्चुअल स्किल चाहिए। नेक्स्ट जो है ह्यूमन रिलेशन स्किल। ह्यूमन रिलेशन स्किल यूजुअली सभी मैनेजर को चाहिए, ताकि लोगों से काम करवाना है, सबऑर्डिनेट हो कोई भी हो, जिस एरिया में मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, तो लोगों से काम करवाना है। लोगों से अगर काम करवाना है तो क्या चाहिए, यहाँ पे जो ह्यूमन रिलेशंस से स्किल चाहिए। तो ऑल जो भी मैनेजर लेवल के ग्रेड के हैं, तो उन सबको ह्यूमन रिलेशन स्किल चाहिए। नेक्स्ट जो है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल मतलब क्या है, जो काम दिया गया है उस काम को तांत्रिक स्वरूप से वो काम को पूरा करना है। तो उसके लिए क्या होगा, इस स्किल में यूजुअली मैनेजर क्या करता है, जैसे मशीन दिया जाता है, टूल दिया जाता है, या कैलकुलेशन हो सकता है,
या DPR बोलते हैं ना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, तो ये सभी जो चीजें हैं ये क्या है, टेक्निकल स्किल, कैलकुलेशन पार्ट हो सकता है। तो ये स्किल किसको चाहिए, लो लेवल मैनेजर। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है टेक्निकल स्किल किसको रहता है, लो लेवल मैनेजर को रहता है, बिकॉज वो एक्चुअल ऑपरेशन में नहीं वहां पे काम करते हैं। इसके लिए क्या है, टेक्निकल स्किल की जरूरत है। अभी आप लोग बहुत सारा कैशियर करके काम कर रहे हैं, है ना, तो कैशियर को क्या चाहिए, टेक्निकल स्किल चाहिए, है ना, है कि नहीं, यस और नो। आप कैशियर करके काम कर रहे हो तो टेक्निकल स्किल, कभी कभी क्या हो सकता है, फेक नोट आने का चांसेस रहता है, फटा हुआ नोट आने का चांसेस रहता है। जब आप कैलकुलेशन मतलब आप नोट का गिनती करोगे तो कभी कभी क्या होगा, वहां पे नोट मिसिंग होने का भी चांसेस रहता है। तो इसलिए तो यानी लोअर लेवल का जो मैनेजर है, इनको क्या चाहिए, टेक्निकल स्किल जो है जरूरत है, ये हमेशा याद रखिए आप। यहां तक समझ में आया आपको, यहां तक समझ में आया, किसी को कुछ क्वेश्चंस है? नाही काय, बरोबर आहे। ओके ठीक है, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। अगर बीच में आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन ऑफ द ओबी इन द फील्ड, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कौन कौन सा जो फील्ड है इसके ऊपर क्या है, प्रभावित पड़ता है। यहाँ पे देखिए, में अभी आप देख रहे हैं कौन कौन सा है, साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है एंड पॉलिटिकल साइंस है। ये चार पांच जो है, ये पांच फील्ड जो है अपना ऑर्गेनाइजेशनल के बिहेवियर के ऊपर उसका कंट्रीब्यूशन है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी मानसिक शास्त्र। Psychology is a science and academic and applied discipline that involves the scientific study of human or animal mental function of the behavior। मतलब क्या है, साइकोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन का जो है क्या है, साइंटिफिक स्टडी होता है मेंटल फंक्शंस एंड बिहेवियर। मेंटल फंक्शन मतलब बौद्धिक स्वरूप से व्यक्ति कैसे बिहेव करता है, उसका बौद्धिक स्वरूप कैसा है, और साथ में बिहेवियर कैसा है ये सोचता है। यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ साइकोलॉजी क्या हो सकता है, लर्निंग है, मोटिवेशन है, पर्सनालिटी, इमोशंस है, परसेप्शन है। परसेप्शन मतलब ग्रहित कैसे कर रहे हो, ट्रेनिंग क्या है, लीडरशिप इफेक्टिवनेस, जॉब सेटिस्फैक्शन, then individual decision making, performance appraisal, attitude measurement, employee selection, work design and work stress। देखिए परसेप्शन के आधार पर मुझे आज कोई व्हाट्सएप में एक जोक भेजा था कि नासा ने ये ढूंढ के निकाला है कि अभी चांद में क्या हुआ, चंद्रयान तीन हो गया ना, अभी चंद्रयान 3 में बोला गया है, मतलब गया है। तो एक जोक है या परसेप्शन की, मतलब चंद्रयान के बारे में लोगों का परसेप्शन कैसा है, यानी उसके बारे में ग्रहित क्या हो रहा है। तो वहां पे एक आया था, वो बोल रहे थे, मतलब उन्होंने व्हाट्सएप पे डाला है, सब जगह घूम रहा है ये। क्या है, बोलते हैं ना, बीवी का चेहरे को आप क्या करते हो, चांद जैसा क्या करते हो, उसको वर्णन करते हो। तो अभी नासा ने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया है कि चांद आप लोगों का बीवी जैसा चेहरा मतलब नहीं है करके। तो ये परसेप्शन जो है यहाँ पे आता है। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल ये होता है। अभी सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, समाजशास्त्र क्या है, इट्स अ स्टडी ऑफ सोशल साइंस है, सामाजिक मतलब सामाजिक समाज के बारे में स्टडी करना है। और ये क्या है, वेरियस मेथड्स इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है। यहाँ पे क्या होगा कि ह्यूमन यानी एक ह्यूमन का सोशल एक्टिव, सामाजिक का कार्य क्या है, और उसका नॉलेज को सोशल वेलफेयर में कैसे वो उपयोग कर रहे हैं, ये सोशियोलॉजी है। देन सोशियोलॉजी में हम क्या क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या क्या हम पढ़ाई करते हैं, जैसे ग्रुप डायनामिक्स हो सकता है, वर्क टीम्स है, कम्युनिकेशन है, पावर है, और इंटीग्रेटिंग बिहेवियर है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये सभी है सोशियोलॉजी से यहाँ पे ये हुआ है। नेक्स्ट सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मानस शास्त्र ये है। सोशल साइकोलॉजी स्टडी मतलब यहाँ ये कौन सा अभ्यास है,
व्यक्ति वैयक्तिक स्वरूप से और ग्रुप में कैसे बिहेवियर करता है। ये इंटरडिसिप्लिनरी है और ये जो है दोनों है, ये दोनों ही मिला हुआ है, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी है। और ग्रुप और इंडिविजुअल बिहेवियर का क्या है यहाँ पे एनालिसिस जो है होता है। अभी सोशल साइकोलॉजी में क्या क्या हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, जैसे बिहेवियर चेंज, एटीट्यूड चेंज, कम्युनिकेशन, ग्रुप प्रोसेस एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग। बिहेवियर चेंज, अभी देखिए मैं बोल रही ना, अभी हमने ये स्टडी किया था इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। ओके, इंडिविजुअल में आपने क्या किया, अपना साथीदार को, जैसे आपका कुछ क्या है, इंक्रीमेंट 3% नहीं है, हमें 4% करके क्या करो, जुलाई में बढ़ोतरी करके दे दो। तो आप एक यूनियन लीडर है, आप अपना सब जो भी अपना यूनियन में जो भी व्यक्ति है उनको आपने इंडिविजुअल बुला के बोला कि आपको जब मैनेजमेंट के सामने हम जाएंगे तो आप 3% नहीं 4% करके आपको बोलना है। तो इंडिविजुअली उसने क्या बोला, हाँ हाँ हम बोलेंगे बोलेंगे। जैसे वहां पे गए मैनेजमेंट के सामने, कोई भी कुछ बोला, आप इतना मोटिवेशन देने के बाद भी, आप यूनियन लीडर है, इतना मोटिवेशन देने के बाद भी क्या किया उन्होंने, मैनेजमेंट के सामने जो भी एम्प्लॉय थे अपना मुंह बंद करके रखे, आप ही को बोलना पड़ा। दिस इज कॉल्ड बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज, एटीट्यूड चेंज, कम्युनिकेशन में कैसे करते हैं, ग्रुप प्रोसेस क्या होता है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होता है, तो ये सोशल साइकोलॉजी में आ जाता है। अभी एंथ्रोपोलॉजी भी होता है, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन बीइंग देयर एक्टिविटी नोन एज द एंथ्रोपोलॉजी, आप सभी जानते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या अपना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव वैल्यूज है, कंपैरेटिव एटीट्यूड्स है, क्रॉस कल्चरल एनालिसिस है, और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल का एनवायरमेंट है, ये सभी करते हैं। और एक है पॉलिटिकल साइंस, ये जो है राजकीय शास्त्र करके बोलते हैं ना, राजकीय शास्त्र का भी बहुत सारा पार्ट जो है हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, मतलब पावर है, पॉलिटिक्स है, ये सभी आता है, पॉलिटिकल बिहेवियर है। यानी जो व्यक्ति हम बोलते हैं ना यूजुअली, अरे वो बहुत पॉलिटिक्स करता है करके, ये सभी जो है ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप विद इन द पॉलिटिकल एनवायरमेंट जो है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस का क्या कौन कौन सा चीजें है अपना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, जैसे कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष है, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल का पॉलिटिक्स है, एंड पावर क्या है। तो एट ग्लांस अगर देखेंगे, देखिए साइकोलॉजी में हमने क्या क्या सीख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है लर्निंग, मोटिवेशन, परसेप्शन, ट्रेनिंग, लीडरशिप इफेक्टिवनेस, जॉब सेटिस्फैक्शन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस अप्राइजल, एटीट्यूड मेजरमेंट, एम्प्लॉय सिलेक्शन, वर्क डिजाइन, वर्क स्ट्रेस। ये क्या हुआ, इंडिविजुअल साइकोलॉजी का जो है इंडिविजुअल में आ जाता है। सोशियोलॉजी का क्या है, ग्रुप डायनामिक्स, वर्क टीम्स, कम्युनिकेशन, पावर, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरग्रुप बिहेवियर। Then formal organization theory, organizational technology, organizational change and organizational का जो है culture है, group and और social psychology में behavioral change, attitude change, communication, group process, group decision making. Then anthropology में क्या हम लोग देख रहे हैं, comparative values, comparative attitudes, cross cultural analysis, organizational culture and organizational environment. And political science में conflict and intra-organizational politics and power. ये सभी मिलके क्या हो रहा है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, सोशल साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, एंड पॉलिटिकल साइंस भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अभी हम बात करेंगे चैलेंजेस फॉर द मैनेजर्स। यहां तक समझ में आया सबको, यहां तक समझ में आया सबको, किसी का कुछ कुछ क्वेश्चंस है, किसी का कुछ क्वेश्चंस है क्या, बताइए। किसी का कुछ क्वेश्चंस है क्या,
आप बोलोगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगी, अदरवाइज नहीं। समझ में आया? यस और नो? यस। हाँ किसी हाँ को मॅडम, कुछ? थोडं थोडं हाँ थोडं बोला। थोडं येते लक्षात. नवीनच चॅप्टर असल्यामुळे काय होते जरा थोडं सगळं वेगळंच आहे ना. आता पहिलं क्लास होते ते सगळे आपण आपला आवाज येत नाहीये पायगुडे. बोला. हॅलो. हा बोला बोला हा, बोला. शिक्षण जरा प्रवीण थोडं बोला. वेगळं होतं. हम्म. पहिल्या पद्धत नव्हतं की जरा सोप्यातले सगळं शिक्षण होतं, पण आता थोडं वेगळंच आहे. आता पहिल्या साधारणतः अर्ध्या तासामध्ये हम्म. तुम्ही ब्रँच मॅनेजरचं वगैरे कामाची पद्धत सांगितली किंवा त्याच्यावर येणाऱ्या जबाबदाऱ्या सांगितल्या. पण आता बिलकुल. जरा अजून थोडस येतं गावात. येस येतात येतात, बोला. हा नाही, आता हे सेकंडला जे तुम्ही ही कशाबद्दलची माहिती होती, म्हणजे पहिले जसं लक्षात आलं की बाबा मॅडमने आपल्याला अर्ध्या तासामध्ये ब्रँच मॅनेजरचं थोडक्यामध्ये नाही का, म्हणजे कसं असतं वागणं वगैरे, काय कामाच्या जबाबदाऱ्या कोणत्या असतात ही माहिती सांगितली होती. पण आता सेकंड पार्ट मध्ये काय लक्षात नाही आलं एवढं की बाबा हे नेमकं कशाचं आहे. कोणतं लक्षात नहीं आले आपल्याला? मी परत हे करती हूँ. सेकंड मध्ये काय है, मैं हाँ। आपको क्या बोला सेकंड में कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर कौन कौन सा जो विषय है प्रभावित पड़ता है, ठीक है? एक है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइको, फिर एक बार मैं आपको बोलूंगी, ठीक है? नो इश्यू। कि हम जो बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि अलग अलग जो है, मैं फिर एक बार मैं आपको ये करूंगी। अच्छा हुआ आपने पूछा। देखिए यहाँ पे जो है अभी हम बात कर रहे हैं अपना कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर और भी फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब और भी जो है जो अभ्यास होता है ना, जो अभ्यास इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कंट्रीब्यूशन क्या है, जैसे साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है। पहिला मैंने क्या बताया था, सायकोलॉजी। सायकोलॉजी म्हणजे काय? मानसिक काय आहे सायकोलॉजी म्हणजे? मानसशास्त्र. मानसशास्त्र। मानसशास्त्र और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, संगठना व्यवहार का क्या मतलब उसका और उसका क्या संबंध है? मनोशास्त्र मतलब क्या होगा? एक साइंटिफिक स्टडी है जो व्यक्ति का मानसिक का फंक्शन क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो अभ्यास करता है ना? उसमें क्या हो सकता है? मनोशास्त्र में क्या है? लर्निंग मतलब सीखना, मोटिवेशन प्रेरित होना, पर्सनालिटी ये है, इमोशन भावना जो है, परसेप्शन मतलब क्या है? ग्रहित, ट्रेनिंग, लीडरशिप का इफेक्टिवनेस, जॉब सेटिस्फैक्शन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस अप्राइजल, ऑडिट, एटीट्यूड मेजरमेंट, एम्प्लॉय सिलेक्शन, वर्क डिजाइन, ये क्या है? ये साइकोलॉजी रिलेटेड यानी मानसिक का स्वरूप है। लर्निंग, लर्निंग मतलब क्या है? सीखना। सीखना कैसे होगा? अभी पाईगुड़े को पूछना है, प्रवीण को पूछना है, देखो मैंने प्रश्न पूछा था सबको कि आपको किसी का प्रॉब्लम है क्या बताओ, केवल प्रवीण ने पूछा। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि लर्निंग यानी सीखना है मुझे, लर्निंग मतलब मुझे सीखना है। तो उन्होंने क्या किया? सीखने के लिए ये क्या है, सेम था ना, सबके लिए सेम था, बट ये क्या है, उनका मानसिक यानी अपना जो है मेंटल कंडीशन या अपना क्या बोलते हैं, हमको पूछना है, हमें सीखना है, ये क्या है व्यक्ति का अलग अलग, ये साइकोलॉजी का पार्ट आता है। सेकंड सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में क्या आता है? जैसे हम क्या स्टडी करते हैं समाजशास्त्र में? समाजशास्त्र मतलब क्या है? क्या है समाजशास्त्र? बताइए, समाजशास्त्र म्हणजे काय? समाजशास्त्र म्हणजे हाँ, त्या संस्थेची म्हणा किंवा त्याची एक भौगोलिक माहिती की बाबा हे स्ट्रक्चर थोडक्यामध्ये त्याचं. नहीं भौगोलिक मतलब ज्योग्राफी आता है, हाँ हाँ ठीक हाँ, है? सॉरी. समाजशास्त्र हाँ, मतलब क्या? समाज, समाज. जैसे ओके. फैमिली क्या है, ओके, फैमिली आएगा आपका, फैमिली, विलेज, कम्युनिटी, कल्चर यानी संस्कृति, ये सभी आता है ना। यहाँ पे जो है समाजशास्त्र में ग्रुप डायनामिक, व्यक्ति वैयक्तिक समाज में कैसे बिहेव करता है, समाज उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज का जो है कल्चर जो है, देखिए एग्जाम्पल
समाजशास्त्र के लिए अभी हमारा महाराष्ट्र ही लेंगे। तो महाराष्ट्र में जो लोगों का जो बिहेवियर, लोगों का जो बिहेवियर अगर हम देखते हैं तो पश्चिम महाराष्ट्र लोगों का बिहेवियर, मराठवाड़ा लोगों का बिहेवियर और कोकण पार्ट का लोगों का बिहेवियर सेम है क्या? नाही, सगळ्यांचे वेगवेगळे आहेत. वेगळे वेगळे. क्यों वेगळे वेगळे आहे? किस लिए अलग अलग है? क्योंकि उनका जो रहने का तरीका, उस एरिया का जो कल्चर यानी संस्कृति, वो लोगों का सोचने का तरीका सेम है कि मतलब अलग अलग है? अभी आप पश्चिम महाराष्ट्र का लोगों को लेंगे तो उनका आप बोल सकते हैं कि ये यही बातें करेगा, यही उसका बिहेवियर रहेगा, क्योंकि हम उधर हमारा क्या होता है, वहीं पे अपना पालन यानी उस समाज का जो है प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। ये समाजशास्त्र का काम क्या है कि समाज में लोगों का बिहेवियर कैसा है, समाज क्या, वो समाज जो है वो उनका क्या है, नॉर्म्स, वैल्यूज, मतलब उसका मूल्य, ये सभी जो है उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए देखिए मैं यूजुअली मैं अभी कोकण एरिया में बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, तो वहां पे लोग बोलते थे कोकण एरिया का मानसिक स्थिति ऐसा है, यानी समाज का परिस्थिति कैसा है, अगर कुछ लोन लेंगे तो उसको वापस करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि अपना जो मतलब समाज के हिसाब से जिसके पास भी लोन लेंगे तो वापस देना ही है, क्या है वो उनका समाज का सोच है। तो ये जो है समाजशास्त्र व्यक्ति का बिहेवियर में ये करता है। तो जैसे ग्रुप डायनामिक, वर्क टीम्स, कम्युनिकेशन, पावर, इंटीग्रेटिंग बिहेवियर, ये सभी जो चीजें यहाँ पे समाजशास्त्र में आता है। नेक्स्ट जो है कौन सा है, मैंने सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक और मानसिक, सामाजिक मानसिक शास्त्र जो है यहाँ पे होता है, मतलब यहाँ पे मानसिक भी है और मनशास्त्र भी है और साथ में समाज भी आता है। इसमें क्या है, बिहेवियर चेंज, ऐसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्या एग्जाम्पल दिया था अभी बिहेवियर चेंज में कि इंडिविजुअल लाके आपने पूछा, आप यूनियन लीडर है, आपने हर एक जो भी लोग थे पूछा क्या है अभी 3% की जगह 4% इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, तो आपने क्या किया, मैनेजमेंट के सामने सबको लेके गए, बट वहां पे कोई भी अपना मुंह नहीं खोला, बिकॉज इंडिविजुअल बिहेवियर चेंज, क्योंकि उनको लगा नहीं मुझे ना बोलना ही नहीं, आपके सामने तो बोला था सबने, क्या बोला था, आप लीडर है, आपके सामने ऐसे बोला था, नहीं नहीं हम बोलेंगे, आप चिंता मत करो, बट आप मैनेजमेंट के सामने लेके गए तो कोई भी बोला नहीं है, ये बिहेवियर चेंज, एटीट्यूड चेंज, ये सभी चीजें आता है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है, यहाँ के ह्यूमन बींग्स, मतलब जैसे ट्राइब, आदिवासी लोग क्या है, मतलब अभी हम लोग जो है एंथ्रोपोलॉजी में हम हमारा जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के आधार पर अपना सोच, अपना जो करने का तरीका है, कस्टम्स है, ये सभी एंथ्रोपोलॉजी में आता है। तो इसमें कंपैरेटिव वैल्यूज है, वैल्यूज यानी मूल्य, एटीट्यूड, एनालिसिस आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आता है, और साथ में एनवायरमेंट आता है। पॉलिटिकल साइंस आप सभी जानते हैं, राज्य शास्त्र है, यहाँ पे संघर्ष, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स एंड पावर भी आता है। यहाँ पे हम आगे ये सभी पढ़ रहे हैं, पावर क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या है। तो एट अ ग्लांस मतलब क्या है, एक स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, यहाँ पे साइकोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है, सोशल साइकोलॉजी भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है और पॉलिटिकल साइंस भी है। ठीक है, समझ में आया प्रवीण? ओके सर, ओके मैडम, ओके, समझला ना? येस येस. तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार वीडियो देख लीजिए, वेरी इजी है, ठीक है। नाही काय होते सगळं